नमस्कार, नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी खामोशी भी बोलती थी, आज मौन हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की। हालांकि कैबिनेट में उनको श्रद्धांजलि दी गई और बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया गया। काबीना की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में उनको शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया और स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने भीड़ उमड़ी है और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर साहब का जीवन उनकी ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना बड़ा योगदान दिया है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे मैंने पहले बताया, बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया गया। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उमड़ी है भारी भीड़। पीएम समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। यानी कैबिनेट में शोक प्रस्ताव पारित किया गया है और उनका कल अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके योगदान अविस्मरणीय है। और खासतौर पर हम अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये बात करें तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में उनका एक अपना ही योगदान रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तहत उन्होंने 5 वर्किंग ग्रुप बनाए थे। अगर हम बात करें डोगरी को 8वें शेड्यूल में शुमार करने की, तो तब वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने भी डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए पूरा योगदान दिया है और डोगरा सदर सभा ने अभी एक शोक सभा में उनका ये आभार भी व्यक्त किया है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्रॉस एलओसी ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए भी उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की एक वर्किंग ग्रुप उसको लेकर के बनाया। एक वर्किंग ग्रुप उन्होंने बनाया कि समूचे समाज के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर कैसे बने। और चौथा वर्किंग ग्रुप, 5वां और अंतिम वर्किंग ग्रुप था कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे बने। आपको इसके अलावा बताते जाएं, पीओजेके के लिए पैकेज पर मोहर भी उन्होंने लगाई थी। इसके अलावा कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए जो जगती टाउनशिप बना था, या फिर कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए कश्मीर में सरकारी नौकरियां देने का भी पैकेज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में ही हुआ गया। अगर हम बात करेंगे एजेंडा फाइनेंस की, एजेंडा फाइनेंस जब 2002 में हुकूमत बनी, आप अंदाजा लगाइए 2002 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में हुकूमत आई, वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। उस गोल्डन पीरियड में का जो एजेंडा फाइनेंस है उसका आर्किटेक्ट माना जाता है। अगर हम समूचे देश की व्यवस्था में बात करें तो खुली अर्थव्यवस्था का सूत्रधार स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार ने कुछ सोना रखा था गिरवी, उसको वापस इन्होंने लाया, तब वो वित्त मंत्री थे। 2005 में सेल्स टैक्स को वैट में बदला गया, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, वो तभी ये वित्त मंत्री थे। 2008 में 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू किया गया और इसमें मुलाजमों को ज्यादा पैसा दिया गया। वो मुलाजमों को ज्यादा पैसा देने से जो बाजार में मनी फ्लो बढ़ा, जिससे जो तंगी का दौर चल रहा था वो दूर हुआ। राष्ट्र सेवा बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए वो माने जाएंगे, याद आ जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख भी रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन
ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को चलिए, हमेशा तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्होंने बताया कि क्या प्रतिबिंब थे, उनका क्या योगदान था अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसी शख्सियत जिसकी खामोशी भी बोलती थी। लेकिन आपको बताएं 2014 में जब लास्ट मर्तबा उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री संदेश दिया था तो क्या संदेश दिया था वो हम आपको बताते हैं। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई
चलो दर्शकों, ये था 2014 में आखिरी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में भारत ने तामीर तरक्की की है और जिसका श्रेय उन्होंने पूरी जनता को दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी अपार संभावनाएं हैं कि कैसे देश को और विकसित बनाया जा सकते हैं। चर्चा करेंगे क्योंकि इनका सीधा लगाव जम्मू कश्मीर के साथ था। जम्मू कश्मीर के साथ वक्तन जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी एक बतौर आर्किटेक्ट काम भी किया। चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत सिंह जोहल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श गुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीर पंचाल के एडिटर इन चीफ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दर्शकों, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे भी मनमोहन सिंह के साथ मिलने का बड़े बार अवसर मिला। एक बार तो बख्शीनगर प्रचार के दौरान आए थे, एशिया टूर्नामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा, जब 25 मई 2006 को वर्किंग ग्रुप बने थे, उस दौरान लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी SKICC में मौजूद था और हमने भी कुछ तीखे सवाल स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछे थे। तो अभी हम सीधे अपने पैनलिस्ट के पास लिए चलते हैं। जगदीप जी हमारे साथ हैं, सरबजीत जी हमारे साथ हैं, आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैं सरबजीत जी से जानना चाहूंगा इस क्षति को कितना, कैसे मानते हैं कि देश को कितनी क्षति हुई है। जी जगदीप जी, आप, मैं ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश को बहुत क्षति हुई है। कल का दिन जो है वाकई में, जी कैसे व्यक्त करेंगे आप? विनोद जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी जगदीप जी, आपसे। वाकई में देश को क्षति है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। नितांत अकल्पनीय, अति विस्मरणीय, के अत्यंत सोपान तय करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिनके इस फानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद ये देश उनके योगदान को, उनकी उपलब्धियों को, उनके व्यक्तित्व को न केवल बड़ी व्यथित मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, अपितु उनके बतौर प्रधानमंत्री, बतौर प्राध्यापक, बतौर RBI गवर्नर, बतौर नेता प्रतिपक्ष और इसके साथ साथ हर वो पद विशेष की उपलब्धि और खास तौर से आर्थिक संबंधों और आर्थिक नीतियों में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक डिग्री होल्डर इकोनॉमिक्स में हासिल किए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन इस देश के लिए हमेशा एक यादगार रहेगा। विनोद जी, यूं तो आज समूचे देश का मीडिया उनके जीवन को, उनके जीवन के तमाम व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं को, उनकी उपलब्धियों को बड़ी गहनता से चित्रित करेगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ एक ऐसी बातें रखूंगा जो मुझे लगता है कि आम जन में बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पाई। दरअसल डॉक्टर सिंह का व्यक्तित्व उस विभाजन की विभीषिका को झेल चुका था, उस खौफनाक और भयावह मंजर को अपनी नंगी आंखों से देख चुका था जब ये देश विभाजित हुआ और वो अपने बचपन के शुरुआती दौर में थे। और यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व में जो शालीनता है, जो विनम्रता है, जो सहजता है, वो कहीं पर भी किसी से मुझे लगता नहीं कि उसकी तुलना हो सकती है। लेकिन 90 का वो दशक, साल 1991 विनोद जी, ये वो दौर था जब हमारी GDP राउंड अबाउट 3.5% थी। 66,000 किलो सोना इस देश ने गिरवी रखा और रखना पड़ा। जशवंत सिन्हा
तब वित्त मंत्री थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, और परिस्थिति ये बन गई थी विनोद जी की इस देश का सिविल स्कोर, मैं अगर कहूं कमतर शब्दों में, तो शॉर्ट टर्म लोन को व्यवस्थित करने के लिए ऐसी जी परिस्थिति में था जी कि जी तब के संयुक्त सचिव वाईबी रेड्डी ने डॉक्टर साहब को बताया भी और उनका नाम भी सरकार को सुझाया, और उस दौर से जब 20 मीट्रिक टन सोना इस देश ने स्विस बैंक यूबीएस की पास गिरवी रखा, डॉक्टर सिंह ही थे जो इस देश को उस दौर निकाल कर लाए, और उसके बाद चलिए एक बड़ा चलिए लंबा जगदीप सफलता जी के और भी सोपानों का कार्यकाल। हमारे सहयोगी और भी जुड़ चुके हैं। मैं आदर्श जी से जानना चाहूंगा, आदर्श जी का अपना एक अनुभव है। आदर्श जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी खामोशी भी बोलती थी, क्या कहेंगे आप? ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी खामोशी भी बोलती थी। आपको ये भी याद होगा था, वो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एक फैसला लिया गया, उसको फाड़ भी दिया गया, लेकिन तब भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। याद होगा आपको। बहुत दुखद समाचार मिला है, और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप जी ने बात कही है, एक एक शब्द से उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और जिस तरह से ओपनिंग आपने मार्क्स दिए हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा, 8 शेड्यूल के बारे में कहा, सब चीजें आंखों के सामने आ रही है। एक चीज सामने आ रही है, विभाजन के वक्त किस तरह हुआ, उनकी आखिरी जो स्पीच है जो प्राइम मिनिस्टर थी, कौन सा शब्द उसमें गलत था, एक एक शब्द है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंग्लैंड में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया, आप जानते हैं मुझे कितनी खुशी हुई, वहां पे सारा इंग्लैंड घूमने नहीं हुई, जहां वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का चित्र लगा हुआ था, उनकी फोटो लगी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने गर्व से कहा, किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे वो पढ़ के और पढ़ा के भी गए हुए हैं। यही तो आपने जम्मू कश्मीर की बात करी, अगर आप पूरे भारत की बात करें, गवर्नर एज ए गवर्नर की बात करें, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो दिया उन्होंने जब भारत को, तो आज अब उसके ऊपर गर्व कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। यूनिक जैसे आधार कार्ड कह रहे हैं, यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन है आज उन्होंने दिया हुआ, उसको आप सब कह रहे हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो थी, देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन, आज आपको हक है किसी से भी पूछने का, ये सब चीजें मनमोहन सिंह जी की दी हुई है। किस तरह से हम बुला सकते हैं, वो ठीक है, बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। उनका कम बोलने में बहुत कुछ था। जैसा आपने कहा, लास्ट हमारी मुलाकात जम्मू में हुई थी, जब उनका डेपुटेशन यहाँ पे आया था 370 हटने के बाद, तो तब उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो बहुत बात को बड़े गंभीरता से सुनते थे। अंबिका सोनी उनके साथ थी, बाकी उनके साथ लीडर थे, वो सारी बातें करते थे। लेकिन जब हम बात करते थे, हमारी बात में उन्हें लगता था कि इस बात को मुझे सुनना और मुझे करना, उसी बीच में वो बोल देते थे, बीच में टोक देते थे, नहीं अच्छा ये क्या, कैसे, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके बारे में। एक बहुत इतना महान आदमी, इतना, जिस तरह खुशवंत सिंह ने कहा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू के बाद बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इनको कहा गया था। यहाँ पे जापान ने, सऊदी अरब में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनको दी है। मनमोहन सिंह जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। चलिए सर, बोलते हम कुछ भी आपने कह दिया, अपोजिशन ने कुछ भी कह दिया, सुन लिया सब कुछ सहन कर लिया, चलिए सरबजीत जी, अगेंस्ट बोले नहीं। सरबजीत जी, आपके पास आने से पहले मैं रमन भल्ला जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं पार्टी मुख्यालय से। रमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। रमन जी, आपकी बहुत नज़दीकियां रही हैं मनमोहन सिंह जी के साथ। मुझे याद है जब कासिम नगर में हमला हुआ था, उसके बाद आप कितने करीब आ गए थे मनमोहन सिंह जी के, और उन्होंने किस तरीके से इस हमले के बाद वहाँ पर उनको कॉम्पनसेशन भी दिलवाया, और अपना उनके उस वक्त आंसू और आपके आंसू एकदम बता रहे थे कि आपको कितनी पीड़ा हुई है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उस वक्त कितनी पीड़ा हुई थी। भला साहब, आपको कितना नुकसान, दुख कितना हुआ? जी। पूरा देश इस वक्त शोक की घड़ी से गुजरा और आप भी उससे बाहर नहीं रह सकते। जो प्रधानमंत्री इतने कद के नेता थे, अकेडमिशियन भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, ब्यूरोक्रेट का रोल भी उन्होंने अदा किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट को संभालते हुए उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे 10 साल उन्होंने काम करके दिखाया। और मैं समझता हूँ बड़े विजनरी लीडर थे और उनको इकोनॉमी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी उस वक्त सोनिया जी की नजर भी पड़ी कर देश को भी अगर आर्थिक संकट से निकाल सकता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कार्यकाल संभालते हुए अब वो अपने कामों के जरिए वो करके दिखाया जिसकी जरूरत थी देश को। आज देश के जो कार्यकाल संभाला उसमें बहुत ऐतिहासिक फैसले किए गए, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी रेगा जैसा एक्ट यहाँ पे हो, और नेशनल हेल्थ रूरल मिशन की बात करें उन्होंने करके दिखाया। और आज महसूस करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पैकेज भी आज ट्रांजिट अकोमोडेशन जटकी जैसी जगह पे आना, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, हमारा संपर्क था और यहाँ पे आकर उन्हें संज्ञा बुनियाद रखे उनकी पीड़ा को समझा, उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए पैकेज दिया। और वहीं उन्होंने महसूस किया कि मैं आप भी रिफ्यूजी का पैकेज बनाओ, 600 करोड़ से पैकेज बना के वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से वो 30 लाख रुपया देना चाहते थे। लेकिन आज की सरकार अगर कश्मीर पंडितों की बात करें तो एक भी नौकरी ज्यादा नहीं कर पाए, रिफ्यूजियों की बात करें तो 5.5 लाख रुपए के ज्यादा नहीं कर पाए। उन्होंने मशरूम ग्रोथ यहाँ पे कॉलेजेस की कर दी। उनका मकसद था कि बच्चे पढ़ लिख के जाए, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से हालात को देखते हुए 1 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ना हो पाए, कीजिए सेंटर बनाए, उनको कन्वर्ट करके अपने प्राइमरी स्कूल बनाए। आज टीचर्स की भी कई लोग नौकरी करके अपना गुजारा यहाँ पे करते हैं और डिग्री के साथ साथ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। भल्ला साहब, 2002 में जब एजेंडा ऑफ अलायंस बना था उसका आर्किटेक्ट भी कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। कम सीटें होने के बावजूद भी पहले 3 साल पीडीपी को दिए और कहा जाता है कि वो 2 गोल्डन पीरियड माना जाता है। कितनी बड़ी मानसिकता थी उनकी। थे। मैं कहता हूं कि हर जगह पे अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे दी है। कश्मीर में फ्लड लाइक पोजीशन थी तो खुल के मैदान में आके फ्लड की कमी नहीं आने दी। लद्दाख में ज़लज़ला आया तो पूरे लद्दाख को नए पांव पे खड़ा कर दिया। ये इतने कद के नेता थे, इतनी जोर से नहीं बोलते थे, बोलते कम थे लेकिन उनके काम बोलते थे, उनके कामों की गूंज आज भी सुनाई देती है। और प्रधानमंत्री जब आज के जो है जब वो बने उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए, उनकी गाइडेंस लेने के लिए आए कि कितने उच्च कोटि के इकोनॉमिस्ट वो यहाँ पे थे। तो आज वो चाहे हमारे बीच में नहीं है, हम दिल की गहराई से उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में भी अगर ट्रेन जो है श्रीनगर पहुंच रही है तो अपने कार्यकाल में भी उनको बढ़ाने का जो योगदान दिया उसको बुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़े डाउन टू अर्थ थे, बड़े हम्बली लोगों से मुलाकात करते थे, हर एक तबके को साथ। ये 13वें प्राइम मिनिस्टर और पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं। हम नाज करते हैं कि बतौर सिख प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा लेके चले और ट्रू सेकुलर थे, जो उनकी भूमिका यहाँ पे रही है और हर चीज को कंसल्ट करके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक मंजिल तक पहुंचाते थे, मुश्किलों का समाधान भी करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, हम दिल की गहराई को याद करते हैं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। भल्ला साहब आप बने रहिएगा, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि हर एक व्यक्ति श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। आखिरी सवाल उनसे जानना चाहेंगे। रमन भल्ला जी, प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री, 5 वर्किंग ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए बनाए थे, आपको याद होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर को लेकर के उनकी क्या सोच थी, जिसमें एक सेंटर स्टेट रिलेशन भी था। जी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से प्रतिवाद से जूझ रहा था, हर एक ग्रुप में हर एक एस्पेक्ट को देखने के लिए बारीकी से ये, ताकि उनको गाइड कर पाए, ये 5 ग्रुप यहाँ पे बनाए थे। मिलिटेंसी से रिलेटेड क्या इंसिडेंट्स यहाँ पे हो, उनको किस ढंग से कर्व किया जाए,
लोगों को आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए, बड़े पहलू थे और हर एक साथी को ऑन बोर्ड लेके वो काम यहाँ पे करते थे। तो मैं एक नई दिशा यहाँ पे दी उन्होंने कि जिसके माध्यम से आज हम महसूस करते हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर अगर आगे की कदम यहाँ पे बढ़ा रहा है तो उनके पीछे उनकी वो सोच थी जिसको लेके वो आगे की ओर यहाँ पर चलते थे। चलो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर एक व्यक्ति इस वक्त नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया, वैट रिजीम को लागू किया और ऐसी सेवाएं। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब का जीवन उनकी ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था और ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी खामोशी भी बोलती हो, उसको लेकर अगर किसी से पूछा जाए कि आज वो मौन हो गए तो हर व्यक्ति निशब्द हो जाता है और ऐसे शब्द आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सरबजीत जी जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है भाजपा से, उनसे जानना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। जी सरबजीत जी। जी विनोद जी, जी आज जी बड़ी दुखद समाचार है कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी साख पूरी दुनिया में आज मानी जाती है और उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे रिफॉर्म लाए, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स लाई, खास करके जो दबे कुचले लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए। और उनका वो जो कार्यकाल था जब वो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो इस देश के गवर्नर थे, वहां से चलते कैसे 1947 में विभाजन में एक आम परिवार से उठ के वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं कि दुनिया के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और इकोनॉमिस्ट बेस पे, क्योंकि वो राजनेता नहीं थे लेकिन बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उसके आधार पर इस देश में उन्होंने 10 साल तक उनका शासन रहा और लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह उन्होंने बनाई। आज भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे फिर भी अपोजिशन के लोग और इस देश के लोग हमेशा उन्हें मान और सम्मान की निगाह से देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज पूरा देश में मैं समझता हूँ कि एक बड़ी दुखद समाचार है। लोगों में आज नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि हम भी दे रहे हैं और इस देश के लिए उनका योगदान जो है वो हमेशा याद रहेगा, जिन्होंने इस देश में ही नहीं पूरे आलम में, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना जो साख है वो छोड़ी है। मैं समझता हूँ हमें ऐसे इंसान से, जो मैं समझता हूँ कि राजनीति से भी ऊपर उठ के थे, राजनीति से भी हमें उन्हें ऊपर उठ के हमेशा देखते थे, बहुत कुछ उन्होंने दबे कुचले समाज के लिए किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम नामांकन दे रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन वो हमेशा हमारे बीच रहे। पास तो पहले अदर जी से जानना चाहता हूँ। अदर जी, हेलो, मैं अदर जी के पास जाना चाहता हूँ। जगदीप जी आऊंगा आपके पास, लौटूंगा, लेकिन पहले अदर जी के पास जाना चाहता हूँ। अदर जी बड़े ब्रॉड माइंडेड थे वो। जैसे मैंने पहले भल्ला साहब से सवाल पूछा, पीडीपी की सीटें कम थी, 2002 में एजेंडा ऑफ अलायंस का आर्किटेक्ट भी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, और क्यों उनको पहले 3 साल दिए गए और खुलकर के काम करने का अवसर भी दिया गया। जी अदर जी। बिल्कुल विनोद जी, उनकी सोच बहुत दूर सोच थी, उनकी दूरगामी सोच थी। उन्होंने सोचा था कि इस वक्त पीडीपी को अगर हुकूमत देते हैं तो जम्मू कश्मीर में कुछ काम ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा जितनी भी छोटी पार्टी होती है इसी सोच में रहती है कि नेशनल पार्टी है कि ऐसा ना हो कि पहले 3 साल के बाद हमें मौका मिले ना मिले, इसलिए उन्होंने पहले उन्हीं को मौका दिया। लेकिन इसके साथ साथ उनकी सादगी की बात करें जब विनोद जी, तो इनके ऊपर कितना कुछ बोला गया है। इन्हें नाइट वॉचमैन कहा गया, पपेट कहा गया, जो गांधी फैमिली का क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इनके मुंह से कभी भी कोई एक जवान से कभी किसी के बारे में बात नहीं निकली है। उनकी आवाज कम थी, बोलते कम थे, लेकिन आवाज उनकी दूर तक जाती थी। आप यहां तक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी 800 मारुति कार में वो आते थे। आप इमेजिन करें, उनके बाद 800 मारुति कार थे, उसमें आते थे। और जिस वक्त ने नरसिम्हा राव ने कैबिनेट में मिनिस्टर उसको बनाने के लिए उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ बिल्कुल आम आदमी तरह थे, कुछ कहा ही नहीं। फिर उनके पास मैसेज गया कि आप तैयार होके आ जाइए, आपको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया जा रहा है।
क्या के फिर गए और उसके बाद के क्या हालात बने, कैसे रहे, देश के क्या हालात थे उस वक्त, किस तरह से उसको उबारा। जम्मू कश्मीर की उपलब्धियां तो आपने बहुत सी गिन के दिखा दी हैं। जम्मू कश्मीर के साथ उनका खास प्यार था उनका, और सचमुच पूरे देश को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर उनके कार्यों को, उनकी जो योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा, उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। और ये दुख भरा जो समय है, ये सचमुच सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। जगदीप जी, उनको कहीं ना कहीं इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि वो खुद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे और वो एक प्रधानमंत्री बने, देश के बड़े, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके अधिकार नहीं दिलवा पाए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं किसी बड़े नेता वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी से बात कर रहा था, तो वो कहते थे कि कभी कभी उनके मन में ये मलाल जरूर झलकता था कि जम्मू कश्मीर के कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। जी जगदीप जी। विनोद जी, आप जैसे कद के पत्रकार को अगर मैं ब्रीफ करूं तो वो अच्छा नहीं लगता। आप बेहतर जानते हैं कि आर्टिकल 370 की वास्तुस्थिति क्या थी, वो परिस्थितियां क्या थी। जी। और आज के इस दौर में जब ये कहा जाता है कि आर्टिकल 370 को जमीन में गाड़ दिया गया, तो उसकी आज की एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। तो मैं समझता हूं कि इस कारण विशेष के लिए मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता थी आर्टिकल 370 की कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन थी, मुझे नहीं लगता इस पर कोई किसी के कटाक्ष से या किसी की राय से फर्क पड़ता है। लेकिन जो अभी गुप्ता जी ने बोला वो मार्क टली का एक वो बता रहे थे अनुभव जो उन्होंने शेयर किया, और वाकया इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सादगी की जब हम बात करते हैं तो मारुति 800 में तो उनका जीवन गुजरा, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री विनोद जी 10 सालों तक एक ही कार में रहे। कोविड के दौरान 8,000 करोड़ का जहाज नहीं लिया, चश्मे घड़ी से लेकर ना मालूम हजार तरह के खर्चे नहीं किए। और बात सिंपली ये है कि डॉक्टर साहब का जब आप जीवन देखते हो, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, ये ठीक है हम टैक्स रिलेशन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन जो उन्होंने दिया, आर्थिक उदारीकरण किया, निवेश का माहौल बनाया, लाइसेंसी प्रथा को खत्म किया, वो को फाउंडर बने ब्रिक्स के। और तो और जब हम देखते हैं उसी आरटीआई जिसके पर आज की सरकार, मौजूदा सरकार ने कई मर्तबा खतरे हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने इस देश के हाथ में थमाया। और मैं कहता हूँ सफलता के इतने सोपान है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ आज विनोद जी आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो जमात है जिसने आजादी के वक्त डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को उनकी संसदीय सदस्यता जाने के बाद बाकायदा अपने एक सांसद को त्याग पत्र दिलवाकर न केवल उन्हें देश की संसद में लाया था, बल्कि उन्हें चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, और वो इस देश के संविधान के रचयिता बने। ठीक उसी तरीके से सोनिया जी के उस राजनीतिक आप दृष्टिकोण को देखिए जब डॉक्टर साहब के हाथ में कमान दी गई, और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं आपको एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि वो परिस्थितियां क्या थी, खास तौर से जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने, बड़े सजग व्यक्ति थे और वो भी बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे कि देश का आर्थिक ताना बाना जो है वो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो उस वक्त के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के तुरंत बाद बजट बनाना, आज भी आप देखिए कई महीने लग जाते हैं मौजूदा वित्त मंत्री को बजट बनाते हुए, और कैसा बजट आता है ये भी हम जानते हैं। डॉक्टर साहब ने 1 महीने में बजट बनाया विनोद जी, और उस बजट में लाइसेंस प्रथा को खत्म किया, जिसके बाद विदेशों से निवेश आना शुरू हुआ। और ऐसा निवेश आया कि करोड़ों रोजगार पैदा हुए, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और आज इस देश ने एक मर्तबा फिर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उस शख्स को याद किया है जिसकी सफलताओं को, जिसकी उपलब्धियों को, जिसके जीवन को, जिसके व्यक्तित्व को ये देश कभी नहीं भुला पाएगा विनोद जी। सरजू जी, आप भी मानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन करना अर्थव्यवस्था को, ये सूत्रधार मनमोहन सिंह ही थे, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, मजबूत बनाना और कारगर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, हम इस बात से सहमत हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी कोई राजनीति
उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आज वो आज पूरा देश उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस टाइम पे किंतु परंतु और ऐसी बातें कहना, कटाक्ष करना जो अच्छा शोभा नहीं देता। इनको मालूम होना चाहिए कि आज पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के लोग और हमारा संगठनात्मक जितना भी ढांचा, सब लोग हम जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। अपोजिशन ने भी सीखा है और उनकी एक बेदाग छवि रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो वो अलग बात है यहाँ पर करना कि उनको कितनी आजादी दी गई, कितने उनके ऊपर तलवारें लटकी रहती थी, लेकिन फिर भी कैसे उनका आपको मालूम है जो उन्होंने एक अमेंडमेंट ला रहे थे उसको कैसे संविधान में सारी पार्लियामेंट में उसको पाड़ा। तो इन बातों को उससे ऊपर उठ के हम समझते हैं कि वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आज जम्मू का पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया उनको याद करती है और उनके पढ़ाए हुए जो लोग हैं पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे कि वो पूरी इस देश के लिए नहीं, पूरे हमारे देश में सब जगह फख्र की बात थी कि मनमोहन सिंह जी का नाम बड़े आदर मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे ही सभी लोग आज उनका सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। और रही बात राजनीति की किंतु परंतु की, वो आज ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। आदर्श जी, जो वर्किंग ग्रुप बनाए थे उसके पीछे क्या सोच हो सकती है? 5 वर्किंग ग्रुप बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट रिलेशन, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ J&K, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन द ऑल सेक्टर और क्रॉस एलओसी ट्रेड, क्रॉस एलओसी रिलेशन। उनके पीछे क्या मानसिकता लगती थी? विनोद जी, जिस तरह से रमन बल्ला जी ने बताया है कि उनका उद्देश्य क्या था, सीधी सी बात है, वो ग्राउंड के साथ जुड़ना चाहते थे, वो लोगों से जानना चाहते थे वहां की स्थिति क्या है, उन्हीं उसी के मुताबिक चलना चाहते थे। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बनी हुई थी उस वक्त, उसकी सही जानकारी के लिए, उसके लिए ही उन्होंने ये सारे ग्रुप बनाए थे। और बल्ला जी ने जैसे बताया वही चीज से सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है 10 साल ये प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, भ्रष्टाचार के लिए उंगली उठाई, उनके चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी बात के लिए नहीं कही। ठीक है, अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना, क्योंकि पार्टी के मुताबिक है। कांग्रेस के बारे में 50 बातें कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में एक शब्द नहीं को कह सकते। यही उन पे इल्जाम लगाते रहे, जैसे मैंने पहले कहा कि नाइट वॉचमैन है, पपेट है, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं ये। लेकिन उनका एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द उसकी कीमत होती थी, जो वो काम करते थे दिखा। आज मैंने बताया ना आपको, आज आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात कर रहे हो, आज आप आधार कार्ड की बात कर रहे हो, आज रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज आप लोग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये किसने दिया हुआ है? ये सब मनमोहन सिंह की देन है। ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने देश के लिए किया। 10 साल के समय उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और जाते जाते उन्होंने जिस तरह से कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं कि नुकसान होगा, देश सुरक्षित हाथों में। आखिरी बार जब उन्होंने कहा कि देश अभी भी सुरक्षित हाथों में, जो कुछ उन्होंने किया वो दिखाया। लेकिन उसके बाद भी देश जो है आने वाले दिनों में जो जिस भी के हाथ में आएगा सुरक्षित रहेगा, देश की सुरक्षा आने वाले हाथों में सुरक्षित रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। जगदीप जी, जो हम विकास देखते हैं जम्मू कश्मीर में, चनैनी नासिर टनल हो या ये फिर जो हाईवे बना हुआ है, या फिर अब रेल जम्मू से सीधा श्रीनगर जारी है, बारामूला तक जारी है, ये इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना रोल रहा है। क्या कहेंगे जगदीप जी? क्योंकि वो पहले आपने उठाया था, उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ने उसे जरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमें नहीं समझाएंगे कि हमें डॉक्टर साहब के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। पहली तो बात, ये जो शब्द नाइट वॉचमैन और पपेट, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को फाड़ दिया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, वो देश के हित का मामला था और उनके विचारों का प्रतिरोध था जो उन्होंने किया। लेकिन आज राहुल जी ने जो शब्द लिखे हैं उससे आपको पता लग जाएगा
वो उन्हें गुरु मानते थे, और आज राहुल गांधी जी के राजनीतिक जीवन की परिपक्वता जो है वो इस बात की घोतक है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग उनके राजनीतिक गुरु थे। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब का जो आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं पिछले 10 सालों से, करीब 11 सालों से ये जो सरकार सत्ता में है, एक कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं कर पाई, एक परिवार का। ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने 3000 कश्मीरी पंडितों का न केवल पुनर्वास किया, सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की उपस्थिति कैसे सुरक्षित और बेहतर बनी रहे उसको सुनिश्चित किया, जगती जम्मू में और कश्मीर के ट्रांजिशनल कैंप्स में उनके आवासीय जो भौतिक ढांचे थे उनको कैसे बनाया, वो डॉक्टर साहब की एक मैं समझता हूं बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक सड़क मार्ग की बात है, रेल मार्ग की बात है, विकास के तमाम भौतिक ढांचे की बात है, वो डॉक्टर साहब के दौर में शुरू हुआ। और मैं ये भी आपको बता दूं विनोद जी, एक वक्त ऐसा था, आप उनके जीवन की सादगी की बात कर रहे थे, मैं उनके किरदार का एक और पहलू आपको बताना चाहता हूं। जब 1.8 मिलियन के सिक्योरिटी स्कैंडल्स की बात आई और तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर साहब ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, वो स्वीकार नहीं किया सरकार ने, अलग बात है। तो कुछ इस तरीके की शख्सियत थे डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूं, मैं फिर से कह दूं, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं सूचना और तकनीक के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्लिक पर होता है कि किस व्यक्ति ने पिछले 10, 20, 50 साल में किसको किस तरीके से संबोधित किया, क्या किसका जीवन है, क्या किसकी उपलब्धियां हैं। तो ये देश जानता है कि डॉक्टर साहब का जब कार्यकाल था, चल रहा था बतौर प्रधानमंत्री, तब किस किस तरीके के विरोधाभास को उनको झेलना पड़ा। और विनोद जी, एक आखिरी बात और, उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखिए, 100 से ज्यादा सवाल शूट किए थे पत्रकारों ने, और 63 सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने पूरी शालीनता से देने के बाद ये कहा कि मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि देश का समकालीन मीडिया उनके प्रति उदारता बनाए रखेगा। कितनी बड़ी बात है ये, मैं समझता हूं ये उनकी शख्सियत की और इंगित करता है, और उनके व्यक्तित्व के सशक्त, प्रबुद्ध और सबुद्ध होने का बड़ा द्योतक। जी विनोद। ये पप्पट शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था, क्यों किया जाता था? ये विपक्ष हमेशा करता रहा है। विनोद जी, आप नटवर सिंह की किताब पढ़ेंगे, बहुत बड़े कद के नेता है कांग्रेस के, तो आपको बहुत सारी जो है राजनीतिक उस समय की जो परिचर्चाएं थी उनका पता लगेगा। दरअसल विपक्ष का काम होता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब कोई प्रधानमंत्री जैसे पद पर व्यक्ति बैठा हो, और वो भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में ये पूरी दुनिया गिनती है, पूरी दुनिया का वैश्विक मीडिया मानता है, उनके प्रति जिस तरीके का। मैं एक और चीज यहाँ विनोद जी बड़ी आपको स्टन कर देगी ये बात, ये जो कहा जाता है ना कि डॉक्टर साहब कम बोलते थे, दरअसल डॉक्टर साहब की अंग्रेजी और उर्दू बाकमाल थी। आप संसदीय भाषण देखिए, दिवंगत सुषमा स्वराज के साथ उनकी वो शेरो शायरी देखिए उर्दू में, तो समझ में आएगा कि डॉक्टर साहब का उस भाषा पर कैसा कमांड था। लेकिन हिंदी में डॉक्टर साहब इतने सहज नहीं थे, और ये भी एक कारण था जिसको विपक्ष ने हमेशा से मुद्दा बनाया। और ये पप्पट कह देना, कठपुतली कह देना, डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के साथ न केवल एक नाइंसाफी थी, बल्कि उस जैसी शख्सियत का घोर अपमान भी था। जी विनोद। परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मनमोहन सिंह जी का इंफ्रा डेवलपमेंट में। उनके कार्यकाल में जो 10 साल का कार्यकाल था, बिफोर 2014, बहुत ज्यादा विकास हुआ था। जी आदर्शी। जी विनोद जी, मैं माफी चाहता हूँ कि बीच में से कट गया था, तो मैं बात पूरी सुन नहीं पाया किसी की भी। लेकिन ये बात तो सही है कि आज बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, जिसका क्रेडिट लिया जा रहा है, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। चाहे एम्स की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें, जो बड़ी बड़ी बातें जो आप यहाँ पे की जा रही है, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है। जिस तरह से आपने कहा
ये उनके ऊपर आरोप लगाए गए। जब खुशवंत सिंह की किताब पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा है उनके ऊपर लिखा है इसके ज्यादा दूसरा प्राइम मिनिस्टर ही कोई नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के बाद बेस्ट प्राइम मिनिस्टर था, यही एक रहे हैं। और आज की बोलना ये जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसी को ले सकते हैं कि भाषण बहुत अच्छा आप दे रहे हैं। ठीक है, चुनावों में आपके भाषण जो है काम आते हैं, चुनावों की उसको स्थिति में वो कुछ और होती है, लेकिन जब आपने काम करना है, काम के लिए भाषण से ज्यादा आपका काम बोलता है। जी जी और जी। उन्होंने करके दिखाया है, हर चीज पे करके दिखाया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनका तो मुकाबला हम नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं हम मुकाबला कर सकते। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुकाबला किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं किया जा सकता। भाषणों की, राजनीतिक नेता की बात छोड़िए, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी लाइफ में इन्हीं को देखा है यहाँ पे। आदर्श जी, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आर्किटेक्ट थे 2002 में जब एजेंडा अलायंस बना था, ये पहले भी मैंने जिक्र किया है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुफ्ती सैयद को, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को 6 साल के लिए कंटिन्यू किया जाता, जैसे उमर अब्दुल्ला को 6 साल का कार्यकाल दिया, तो स्थितियां और परिस्थितियां कश्मीर की कुछ और होती। आपकी क्या राय है? ठीक आप कह रहे हैं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उस वक्त का जो सिचुएशन थी, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद और इस वक्त की पीडीपी प्रमुख जो है, दोनों के जो सोच अलग अलग थी, जम्मू कश्मीर को लेके, खासकर भारत को लेके दोनों की सोच अलग अलग थी। हो सकता है उस वक्त उनका पूरे कार्यकाल का समय मिला होता तो जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ और होती। यहाँ पे ये इस बात को मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन हालात जो है, सियासी हालात जो है, उसके साथ चलना पड़ता है। उस वक्त जो है उसी वो मुताबिक उन्हें करना पड़ा ये सब कुछ। मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ कि आप लाइट नहीं और आपका वीडियो जो और आवाज बहुत ही ज्यादा हिल रही है, तो थोड़ा सा अगर सुनने और बोलने में थोड़ा सा मुझे भी मैंने लग यही रहा है, सिंपली ये इसलिए मैं पूछा थोड़ी था सी कि क्षमा चाहता हूँ। टेन्योर 3-3 साल का नहीं किया होता तो कहते हैं कि हालात बेहतर होते और बेहतर हो जाते, बेहतर नहीं और बेहतर हो जाते। जी आदर्श जी। उनकी राजनीतिक मजबूरी थी ना, 3-3 साल का करना तो राजनीतिक मजबूरी थी उनकी। जी इसी तरह से अगर वो एक ही पार्टी को 6 साल दे देते तो अपनी पार्टी का क्या होता। अभी तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, पार्टी के लिए तो उनके बात की गई जाती है राजनीतिक मामले में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर, उनका जो काम है एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं ना, वो सब जी। चीजें उसके नीचे दब के रह जाती हैं, कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में ये सब। चलिए जगदीप जी से जानना चाहते हैं। जगदीप जी, आप बातें बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, एडुकेशनिस्ट थे और बड़े प्रबुद्ध और ज्ञानी थे, लेकिन 2014 में क्यों इलेक्शन हार गए हम? बहुत बेहतरीन सवाल विनोद जी, लेकिन इसका उत्तर जो है ना, वो बड़ों के मन को द्रवित कर गया। विनोद राय कैग के निदेशक, ये वो व्यक्ति था जिसने इस देश से झूठ बोला। 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोलगेट स्कैम, और बाद में एक भी आरोप में 1% की सच्चाई नहीं निकली। लेकिन डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को, उनकी सरकार को बदनाम करने में विपक्ष के हाथों बिकी हुई ये कठपुतली बाद में राज्यसभा में नामित होती है, यही बताता है कि कहां लेकर गए ये इस देश के लोकतंत्र को। और विनोद जी, आज एक और बात आपको मैं आपके इस मंच से साझा कर दूं, आपको शायद यकीन नहीं होगा, हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो है वो एम्स में है, और उस दौरान जब डॉक्टर साहब का आखिरी समय था और उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल है, इस फानी दुनिया को अलविदा कहने से पहले हमने उनको क्या दिया, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। वाजपेयी साहब की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम की खबर उन तक पहुंची, जिसमें महात्मा गांधी जी के वो भजन को, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उस पर भाजपाइयों ने तमाशा खड़ा कर दिया, गायक से माफी मंगवाई कि आपने अल्लाह का नाम कैसे ले दिया। और ये बात जब डॉक्टर सिंह को कल पता लगी तो वो बहुत व्यथित और द्रवित हुए, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये हमने उनको जाते वक्त दिया है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता, इसका अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन जगदीप जी, आपने कहा कि दुष्प्रचार किया गया, आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? बस मेरा ये सवाल है आपसे। यानी वो विनोद जी, क्यों नहीं किया गया काउंटर जी? आप मुझे एक बात बताइए, कैग जैसी संस्था विनोद जी, ये वो संस्था है
जब पिछले दिनों मुर्मू साहब इसके अध्यक्ष थे और जब उन्होंने आयुष्मान परियोजना में 7.5 लाख मरे हुए लोगों के इलाज की बात की, तो इसी सरकार ने उनके 3 कर्मचारियों का तबादला कर दिया जिन्होंने उस बात की खोजबीन की थी, उसको एक्सपोज किया था। दरअसल क्या है कि जब आप देखिए कैग जैसी संस्था चुनाव से ठीक पहले ये घोषित कर दे कि सरकार ने ये घोटाले किए हैं, तो देश में तो एक परसेप्शन सेट हो गया ना। हम चुनाव हार गए, उसके बाद वो तमाम घोटाले जो है वो झूठे साबित हुए, कानूनी तौर पर झूठे साबित हुए। तो आप बताइए ये कितनी बड़ी जाति थी कांग्रेस के साथ, इस देश की तत्कालीन सरकार के साथ और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। आदर्श जी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की, यानी जिनकी खामोशी भी बोलती थी वो पूरी तरह से मौन हो जाते हैं। मुझे लगता है इस पर सियासत ना होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? दुख की बात तो यही है जी कि सियासत होती रही और सियासत हो भी रही है। जी, ये बड़ी दुख की बात है, नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, मैंने यह कहा ना, वो एक राजनेता नहीं थे, वो तो एक काम करने वाले थे। उन्होंने आप क्या कुछ नहीं किया यहाँ इस देश के लिए, उसके बारे में ऐसे शब्द कहना। और बाद में जगदीप जी जिससे कहा कोई चीज तो आप साबित नहीं कर पाए, कुछ भी उसके लिए कर नहीं पाए, फिर किस लिए ये आरोप लगाए जा रहे थे? मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट सारे थे। ठीक है, आपको इलेक्शन जीतना, मैंने बार बार कहा है, ये भाषण ये सब चीजें जो है इलेक्शन जीतने के लिए होती हैं, वो दिए उन्होंने। क्योंकि मनमोहन सिंह जी पॉलिटिशियन नहीं थे, उन्होंने इस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से उनको एक लीडर की तरह बोलना चाहिए था स्टेज पे आके। ये उनमें थी एक यही एक बात थी जो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाना और साबित करना, कोई ऐसी चीज साबित हुई आज तक जो कह सके? यहाँ तक आज भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि हम उनकी तारीफ कसीदे पढ़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना, उनके ऊपर किसी किस्म का आरोप नहीं। आज किसी भी चीज पे उनके किए हुए बात के ऊपर आप कोई बात नहीं उठा सकते हैं जी। यही जगदीप जी ने यही कहा, आरोप लगाए गए, सारे कुछ भी साबित नहीं कर पाए। लेकिन दुख होता है आज भी, और आने वाले, ये नहीं आज मनमोहन सिंह जी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में मनमोहन सिंह को इससे भी ज्यादा याद किया जाएगा, क्योंकि इनकी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। उस वक्त जब ये दोनों पार्टियां आपस में नहीं लड़ रही होंगी, या लड़ रही होंगी, इनके बीच में से जो प्रधानमंत्री का नाम उभरेगा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का उभरेगा, ना किसी पार्टी के होंगे। वो एज इंडिविजुअल डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश याद करता रहेगा। चलिए शक्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सांत्वना व्यक्त करते हैं पूरे परिवार को और श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या क्या किया। 5 वर्किंग ग्रुप बनाए जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन था, गुड गवर्नेंस था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी और क्रॉस एलओसी रिलेशन थे। और इसके अलावा कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए जगती टाउनशिप जो बना है वो उन्हीं की देना, उनका ही ब्रेन चाइल्ड था। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट थे वो 2002 के एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने के लिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।